हेलो फ्रेंड्स। वक्त की बात है कि वक्त नहीं कटता, वरना वक्त काटने में भी कभी वक्त लगा करता है। जी हाँ मित्रों, आजकल ऐसी ही स्थिति हो गई है और इसके उत्तर में मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपको प्रस्तुत करती हूँ। अपनी पंक्तियां। वो समय कुछ अजीब था, वो समय कुछ अजीब था, अजीब आज ये समय है। अजनबी हुए अजीज हैं, अजनबी हुए अजीज हैं, अजीज अजनबी हुए। जी हाँ मित्रों, ये समय है। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। इसका नाम है समय समय की बात। इसकी रचिता है सविता चड्ढा जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बता देती हूँ। यह पुस्तक साहित्य भूमि दिल्ली से प्रकाशित हुई है, हार्ड बाउंड में 2020 में। इसका मूल्य 395 रुपए, पृष्ठ 124। और अब मैं बताती हूँ सविता जी के बारे में। हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक सफल लेखक हैं, इसके अलावा पत्रकार हैं, संपादक हैं। इनकी 38 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। कहानी, काव्य, पत्रकारिता, उपन्यास, आलेख, इन्होंने सभी में अपनी कलम चलाई है। खूब सारी पुस्तकों का संपादन भी किया है। एमए हिंदी इंग्लिश है। पत्रकारिता, विज्ञापन व जनसंपर्क में 2 वर्षीय इन्होंने डिप्लोमा किया है और 2 वर्षीय कमर्शियल प्रैक्टिस में भी डिप्लोमा किया है इन्होंने। और इनकी 3 कहानियों पर टेलीफिल्में बन चुकी हैं। इसके अतिरिक्त शोध हो चुके हैं इनकी पुस्तकों पर, और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, कुछ कहानियां पढ़ाई जा रही हैं यूनिवर्सिटीज में। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। हिंदी अकेडमी से सम्मानित हैं ये, और दिल्ली में इनका निवास है। इन्होंने वरिष्ठ अनुवादक के तौर पर भी कार्य किया। पीएनबी से वरिष्ठ प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं 2013 में। तो ये था इनका परिचय। और मित्रों, अब मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ आमुख में इन्होंने क्या लिखा। ये कहती हैं कि यह आत्मकथात्मक अंश आपको कितना रुचिकर लगे, मुझे अवश्य बताइएगा। हो सकता है कि इस संग्रह की कुछ घटनाएं आपको प्रभावित न करें। मानते हैं ये इस बात को, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे संग्रह की कुछ घटनाएं आपको अवश्य पसंद आएंगी। मुझे लगता है कि मेरे फेफड़े पूरी तरह संकुचित हो जाएं। इससे पूर्व साक्षात्कार और समीक्षा नामक संग्रह में जल्द से जल्द पाठकों के लिए लाऊंगी। जी हाँ मित्रों, ये गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन इनकी जीवटता को प्रणाम, शत शत नमन है। अब पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। इसमें 65 छोटे बड़े संस्मरण हैं। ये इनकी शिक्षा प्राप्ति से, नौकरी, लेखन, घर परिवार से तो जुड़े ही हैं। कुछ एक बचपन की यादें हैं जो दादी नानी के साथ बिताए पलों को सहेजती हैं। इसे पढ़ना एक लेखक के निजी कक्ष में प्रवेश करना, बैठना, गपशप करना, चाय पीना और यादें समेटकर साथ ले आना जैसा है। एक लेखक ढेर सारे अनुभवों को अपनी कलम की नोक पर उठाकर पन्नों पर खूबसूरत मोतियों की तरह टांक देता है, ताकि साहित्याकाश जगमगाता रहे, जिससे पाठकों को सदा सदा रोशनी मिलती रहे, वे अंधेरे में न जिए। लेखक तो वैसे भी शिव समान हैं, जो दूसरों के दुख का गरल पीते हैं। तो दोस्तों, इन संस्मरणों में कुछ उपदेशात्मक कथन भी मुझे लगे, जो सिर्फ एक आलेख से लगे। मैं उन्हें संस्मरण नहीं कहती, लेकिन नीति परक उपदेश है हम सबके लिए। सविता जी की पुस्तक से गुजरते हुए मैंने एक बात तो पक्की महसूस हुआ कि सविता जी में गजब की जीवटता है। ये मृत्यु के स्वागत के लिए तैयार है और मनोयोग से लेखन कार्य में जुटी हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है मित्रों कि ये लेखन इन्हें जिंदगी की जंग को हारने नहीं देगा। इन्हें अभी और जीना होगा, हम सब के लिए जीना है, क्योंकि लेखक का जीवन पाठकों की धरोहर है, बेशकीमती है उनके लिए। मन से मजबूत कलम की धनी सविता जी का वरद हस्त मुझ पर बना रहे, ऐसा आशीर्वाद मैं इनसे चाहती हूँ। तो अब मैं बताऊं और भी आगे कि इनमें इनके जो संस्मरण हैं वह सकारात्मक हैं, जो व्यक्ति को नेगेटिव होने से बचाते हैं। दूसरे संस्मरण में इन्होंने बताया कि ये मां को सच बताती थी। पहला संस्मरण ही वही है, शायद पहला है कि दूसरा है।
इन्होंने अपनी भूल भी स्वीकारी है संस्मरणों में, और स्वीकारा है कि अनजाने इन्होंने किसी का दिल दुखाया हो तो बाद में इन्होंने मरहम भी रखी। हाँ, मैं प्रथम संस्मरण के बारे में बता देती हूँ। इन्होंने बचपन की घटना लिखी है। मुझे लगता है वह जो समय था वो हम लोगों ने भी देखा है कि पहले एक गाय को लेकर एक व्यक्ति आता था, वो गाय के गले में घंटी होती थी, उससे सवाल जवाब करते थे, वो ना में सिर गर्दन हिलाती थी, कभी हाँ में। तो ऐसे ही सविता जी के साथ भी हुआ। तो गाय ने गर्दन हिलाई कि आगे पढ़ेंगी नहीं, तो इनको ऐसा जोश चढ़ा कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इन्होंने उसकी भविष्यवाणी को झूठा साबित किया, क्योंकि इन्हें कहा था पढ़ाई तुम्हारी किस्मत में नहीं, और जबकि इन्होंने ठान लिया और ये उच्च शिक्षित हुई। तो मित्रों, कभी भी ज्योतिषियों की बातों में नहीं आना चाहिए। और इस तरह इन्होंने अपनी भूल स्वीकारी, जैसा मैंने बताया, और दफ्तर में इन्होंने राजनीति को खूब झेला है। बड़े अधिकारी अपने मातहतों का कैसे शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं, इन्होंने लिखा है। मुझे भी इसका अनुभव है कि मैंने देखा है कि दफ्तरों में ये सब चालबाजियां चलती हैं। इन्होंने, सविता जी ने उनका जवाब निडरता से दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? इनको प्रमोशन नहीं मिली, इन्हें दंड मिला। तो मित्रों, लेकिन फिर भी ये अडिग रहे। इन्होंने उसको स्वीकारा, लेकिन अपनी बात को इन्होंने निडरता से सामने रखा अफसरों के। एक जगह इन्होंने लिखा है कि मैं उस नदी की तरह बहती रही जो आने वाले अवरोधों को पार करती, रास्ते बनाती, बचती, निकलती और बहती रही। सच में ऐसा ही होना चाहिए मित्रों। इनके संस्मरणों में चुनौतियों की तलवारबाजी मुझे नजर आई, संघर्षों की रणभेरी सुनाई दी, जिसमें ये सदा विजयी रही। एक संस्मरण है नंबर 21 में इन्होंने सीख दिया, यदि आप सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दिनचर्या बनाइए, अच्छा कार्य कीजिए। नंबर 29 में कहती हैं कि सांप के काटने का इन्हें पता ही नहीं चला और अगले दिन डॉक्टर से दवाई लेकर ठीक हो गई, क्योंकि इन्हें डर ही नहीं था। ये डरी नहीं, इनको पता ही नहीं कि सांप ने काटा, किसने काटा है। डर के आगे जीत है, पर ये तो निडर हैं, इसलिए जीत आगे नहीं, इनके साथ साथ चलती है। नंबर 38 में इन्होंने सीख दिया कि लॉकडाउन से पहले माता पिता को लॉकडाउन में कृपया संतान ना रखें। मैं भी कहती हूँ, कृपया ऐसा ना कीजिए। लॉकडाउन से पहले माँ बाप को जीने दीजिए खुलकर, उन्हें लॉकडाउन में ना रखें, घर में रखें, लेकिन उन्हें बातचीत करते रहिए। उनको फोन पर तो बातचीत कर सकते हैं उनके साथ, और सगे संबंधी भी आपस में आप सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहिए, फोन से हालचाल लेते रहिए। और नंबर 39 में इन्होंने सीख दिया कि किन्नर भी सामान्य इंसान है, उससे दुर्व्यवहार करने का हक किसी को नहीं है, माँ बाप को भी तो कतई नहीं है, और माँ बाप को कम से कम ऐसे बच्चों का साथ देना चाहिए। नंबर 46 में इन्होंने बताया कि इन्हें ईश्वर ने कई बार बचाया। जी हाँ, ये चालाक लोगों से बहुत आहत हुई हैं। इन्होंने ऐसे संस्मरण दिए, चालाक लोगों से सीधे साधे लोग हमेशा ही आहत रहते हैं। नंबर 61 में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि हमें कुछ चीजों का त्याग करना होगा, तभी हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, और महिलाओं को तो कमजोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 63 में इन्होंने साहित्य सर्जकों को सीख दी है, जैसे हम लोग अपने जीवन में कुछ कार्य छुप कर करते हैं, उसी प्रकार साहित्य में भी अनावश्यक वार्तालाप से बचना चाहिए, सेक्स संबंधी विस्तार से परहेज रखना चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे सविता जी, बहुत अच्छा आपने कहा। और 65 नंबर पे जो आखिरी है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। रामचरितमानस की 6 चौपाइयों का भावार्थ दिया है। इसकी 2 चौपाइयों का मैं पाठ करती हूं अभी। तो दोस्तों, मैंने अपनी सामर्थ्य अनुसार इसकी समीक्षा की है, और आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं, और मैं जरूर पढ़ूंगी। इनकी जो अंतिम पंक्तियां हैं 65 नंबर पे इन्होंने समय समय की बात में लिखा है। कहते हैं, रामचरितमानस से लिखिए, उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे सभी लोग एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन कमल और जोक भी इस संसार में है, उनके गुण अलग अलग हैं। कमल के खिलने से और उसे देखने से जहां लाभ होता है, वहीं जोक संसार शरीर का स्पर्श पाते ही खून चूसने लगती है। असाधु मदिरा के समान है और साधु अमृत के समान है। एक आखिरी चौपाई सुनिए, निज कपित कही लागननी का सरस हो, अथवा अतिफी का जे पर बनीति सुनेती, सुनते हरिशाही जे बर पुरुष बहुत जग नाही।
अर्थात अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर खुश होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत अधिक नहीं हैं। मित्रों, हम साहित्यकार सभी अपने मित्रों की रचनाओं को सुनना चाहिए और गलती हो तो उन्हें बताना चाहिए, लेकिन अलग से। और प्रशंसा अगर अच्छी लगे प्रशंसा अवश्य करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये समीक्षा? ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़िए और मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए कि आप इस साहित्य विधा में कुछ और भी सुनना चाहें तो मुझे अवश्य बताइए। तो धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।